अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। सियासी मंजरनामे पर बात करने से पहले ज़रा हमसाए भारत की खबर आपको दे दें। वहाँ पर उनके फाइटर तैयारे, ट्रेनी तैयारे जैगुआर एक अरसे से ज़ेर इस्तेमाल है इंडियन एयरफोर्स के पास। उनकी अपनी एयरफोर्स तस्दीक कर रही है कि ये 1971 के बाद इंडक्ट किए गए ये जैगुआर तैयारे हैं। 6 स्क्वाड्रन हैं भारतीय फ़ज़ाइया की, बहुत बड़ी तादाद में उनके पास ये फ्लीट्स हैं। 120 से ज़ायद जैगुआर तैयारे उनके पास मौजूद। आज राजस्थान में दोपहर 1:25 पर एक तैयारा हादसा होता है जिसमें 2 पायलट मारे जाते हैं, तैयारा तबाह होता है। खबर ये नहीं, खबर ये है कि ये पिछले 40 बरसों के दौरान 50वां हादसा है ऐसा जो भारतीय एयरफोर्स के साथ पेश आया है। जो उनकी एयरफोर्स की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं, जो तकनीकी फ्लॉज हैं, जो उनके दावे हैं, उसके बरअक्स कहानी बयान करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, उनका अपना मीडिया इस बारे में अब सवाल भी उठा रहा है, मोदी के नारों को चैलेंज भी कर रहा है और कह रहा है कि कौम के साथ ये करप्शन की जा रही है। कांग्रेस इस मौजू पर बिलखुसूस बार बार सवाल उठा रही है कि दिफाई बजट इस कदर ज़्यादा बढ़ा दिया, राफेल तैयारों की खरीदारी, राफेल का नारा लगाया गया। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 40 से 45 वर्षों में 50 ऐसे हादसा पेश आ चुके हैं जिसमें ये तैयारे उनके तबाह हुए, पायलट जहाँ भाग हुए। यही नहीं बल्कि इस बरस हम 2025 में आपसे मुखातिब हैं, जुलाई का ये महीना है, अब तक इस बरस के दौरान भी 3 ही ऐसे हादसा पेश आ चुके हैं। और जो राफेल गिराने के हवाले से भारतीय मीडिया ने पिछले रोज़ डेसॉल्ट नामी कंपनी जो राफेल बनाती है उसके CEO एरिक ट्रैपियर को कोट किया कि वो कह रहा था कि जी तकनीकी खराबी किसी तैयारे के साथ हुई है, पाकिस्तान ने तैयारे नहीं मार गिराए। आज उस कंपनी ने वजाहत कर दी कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, उनके CEO ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। यही नहीं बल्कि गुजरात जो मोदी का गढ़ है, वो चरफ गुजरात कहलाया, वहाँ पे उसी बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म भी बना, वो डूब रहा है। एक तारीखी पुल था 40 बरस से 2 शहरों को जोड़ने वाला गुजरात में, वो आज गिर गया। गाड़ियाँ, कारें, मोटरसाइकिल सवार वहाँ पे गिर गए हैं। वहाँ भी कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के इस चमकते गुजरात का पोल खोलना शुरू कर दिया। अब आ जाते हैं ज़रा अपनी सियासत के ऊपर, जहाँ हमारे सियासतदान भी एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। आपने स्टेटमेंट देखी राना सनाउल्लाह साहब की, बड़े अहम ज़िम्मेदार हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। मालिक साहब के प्रोग्राम में वो कह रहे थे, क्योंकि कल ही PTI ने डिसाइड किया कि अब हमने ऑल आउट जाना है। इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स भी सामने आए, अलीमा बीबी की गुफ्तगू भी आपने देखी, उसमें वो यही कह रहे हैं कि ऑल आउट जाना है, अब तहरीक होगी। 5 अगस्त 2 साल हो चुके होंगे उन्हें जेल में गए हुए, उसी दिन वो गिरफ्तार हुए थे। तो अब उनके बेटों की एंट्री के हवाले से अलीमा बीबी ने कल बात बताई कि वो अमेरिका भी जाएंगे और फिर पाकिस्तान में आके तहरीक में हिस्सा लेंगे। इस मौजू पर ये मालिक साहब ने सवाल उठाया था राना साहब के सामने, जहां वो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया तो फिर उन्हें बरतानवी सिफारत खाना ही बाजियाब करेगा। क्यों कासिम और सुलेमान यहाँ नहीं आ सकते? क्यों हुकूमत उनके आने से पहले उन्हें धमकियाँ दे रही? और क्यों PTI ने जो जेल बैठे 5 रहनुमा थे उनकी तजावीज़ यानी मुज़ाकरा शुरू किए, उसे मुस्तरद किया और मजबूर हुए सिर्फ एहतजाज की जानिब जाने के लिए? ये है हमारा आज का बुनियादी मौजू। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बड़ी अफसोसनाक खबर फिर से कराची से मुझे मिली है। यानी ये रोशनियों का शहर है और वहाँ एक और सितारा बुझ गया है। कुछ अर्सा पहले आपने खबर देखी होगी, एक सीनियर अदाकारा थी आयशा खान साहिबा, 77 बरस उम्र थी, अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई। 6-7 दिनों से उनकी कोई अता पता खैर खबर नहीं थी। ऐसा ही वाक़या अदाकारा हुमैरा असगर के साथ भी पेश है। उसके ऊपर भी रिपोर्ट्स हमने इकट्ठी की, आप तक पहुँचाएंगे। आ जाते हैं आज के अपने सियासी मौजू के ऊपर। आज हमने ज़हन मामला से बात करने के लिए 2 इंतहाई सीनियर सियासतदान हैं मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब इख्तियार वली साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं इत्तलात और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के ऊपर। और फिर मुझे ज्वाइन करेंगे मुमताज़ कानूनदान जनाब फैसल फरीद चौधरी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, मैंने राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आपको सुनाई है, नाज़रीन ने भी देख रखी है। कल से तलाल चौधरी साहब और दीगर भी रहनुमा इस पर बोल रहे हैं। अभी वो बच्चे बेचारे आए नहीं हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उनका जो वालिद मोहतरम है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, कौमी हीरो हैं, चाहे वो जेल काट रहे हैं, अभी वो आए ही नहीं। आप पहले उन्हें धमकियां दे रहे हैं गिरफ्तार करने की, क्यों डर गए हैं क्या आप? मैंने सुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अजमल जामी, मेरे प्यारे भाई। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं कि हम उनको खुशामदेद कहते हैं, पाकिस्तान आए। जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो इस कॉन्टेस्ट में की है कि अगर वो कहीं मतलूब हुए तो उनकी गिरफ्तारी होगी। कहीं उन्होंने
लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट किया तो उनकी गिरफ्तारी होगी। हमें जो लग रहा है तो वो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तो उससे शायद कोई तहरीक शहरीक या कोई जलसा और रैली भी करने की अहल नहीं रही, या उनमें वो सकत ख़त्म हो गई है। तो इमरान खान साहब को अब, पहले उन्होंने अपनी बहनों को लॉन्च किया, मोरूसी सियासत को उसका गला घोंटते हुए, और फिर मोरूसी सियासत पर मजीद हमले करते हुए उन्होंने अपनी बेगम को लॉन्च किया, उसके बाद फिर बहनें, और अब उसके बाद कुछ जो कसर रह गई थी मोरूसी सियासत में दाखिल होने के लिए वो उन्होंने शुरू कर दी है, और उन्होंने अपने बेटों को बुला लिया। तो मेरे ख्याल में जो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़ियादत है उन सब पर ये अदम एतमाद है, और उनको मेरे ख्याल में इमरान खान ने तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया है, उनको सबको फारिग कर दिया है। इख्तियार साहब कोई तहरीक वगैरह जो है चल रही है तो अपने बेटे को सवाल बुला तो रहे ले हैं। लें, सवाल ले लें। मियाँ साहब के साथ जब ये मामला हो रहे थे, सवाल ही दिया था आपने। जी, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ आपकी राय के ऊपर। मियाँ साहब के साथ जब ये वाक़यात थे, जब वो भुगत रहे थे, तो उनकी अदम मौजूदगी में नून लीग की तहरीक को किसने लीड किया था? यार हमारी बात तो ना करो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तहरीक इंसाफ वाले, मैं बताता हूँ, तहरीक इंसाफ वाले तो हम तो खराब लोग हैं ना। अच्छा अच्छा, हम तो जमहूरी भी नहीं है, हम तो मोरूसी भी हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या अलकाबात हमें इन्होंने माजी में दिए हैं, वो तो आपको पता है, वो तो हिस्ट्री है। ये तो खुद को पेश करते थे। याद है आपको इमरान खान की पार्टी का मेंबर बनने के लिए कौन कौन से वो हलफनामे भरे जाते थे शुरू 1996 में, याद है आपको? कहते थे कि जो आर्टिकल 61, 62 और 63 पर पूरा उतरेगा वो पीटीआई का मेंबर बनेगा। वाह, अल्लाह की शान है। मुझे तो उन हलफनामों का मुझे यकीन जानने कतई तौर पर इल्म नहीं है, तब मैं बच्चा था, असल में मासूम बच्चा था। आपको इल्म नहीं है, इसीलिए मैंने आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश और आपको अपडेट करने के लिए मैं बात बता रहा हूं। ये उस वक्त इमरान खान कहा करते थे कि मेरी पार्टी में वो लोग आएंगे जो नीट क्लीन होंगे, जो आर्टिकल आईन के आर्टिकल 61, 2 और 3 पर वो पूरा उतरते हैं। पंजाब के डाकू की कोई जगह नहीं है। शेख रशीद जो इसको कहते थे कि इसको मैं चपड़ासी भी ना रखूं, वो इसका वजीर दाखिला बन गया था। और MQM जिसको कातिल कहते थे वो इनकी कैबिनेट के मेंबर बन गए थे। तो वो सारी चीजें जो थी वो ये हमारे लिए कहते हैं कि ये लोग कहते थे कि चोर भी हम है, खराब भी हम है, डाकू भी हम है। ये तो बड़े लेकिन आपने लेकिन एक उसूली बात की है जो ऑन रिकॉर्ड आपकी एक स्टेटमेंट आ गई है मेरे प्रोग्राम में। आप कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो इख्तियार वली साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो उन्हें खुश आमदीद कहेंगे, ऐसा ही है? अब भाई सिर्फ खुश आमदीद नहीं कहेंगे, मेरी तरफ से मैं उनको पिज्जा भी भेज दूंगा, सैंडविच भी भेज दूंगा, मैं बर्गर भी भेज दूंगा उनको। हम खुश आमदीद कहेंगे, लेकिन उनको बोलेंगे कि बच्चों कॉफी पियो, चाय वली पियो, साहब कोई फूलों का हार पेश करें, गुलदस्ता पेश करें, पिज्जा सैंडविच तो खा के ही आएंगे वो। तो आप बात मुझे पूरी नहीं करने दे रहे जामी। आपका तो मसला ही यही है ना। अच्छा, मेरा कि आप अगले बंदे को जाम करके अपनी बात कर देते हैं। सुन ले मेरी बात पूरी। सर जामी जो आप करने नहीं दे रहे ना। जी बिस्मिल्लाह। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप काश चारों तरफ जामी होते, आप सिर्फ हमारे लिए ही जामी। नहीं जनाब, देखें आपको 10 मिनट से मैं आपको माइक दिया मैं सबके लिए मैं आपको हल्फन वादा करता हूँ, इकरार करता हूँ, हलफ लेता हूँ कि ये फकीर सभी के लिए जामी है। आप बेशक किसी से पूछ लें। चले बात पूरी करें, फिर फैसल साहब भी आ गए। अच्छा सुन लेना, हमें कभी कभी लगता है कि आप हमारे लिए जामी हैं और कभी कभी हमारे रकीबों के लिए आप जामन बन जाते हैं और कभी कभी गुलाब जामन बन जाते हैं। बस तो ये हमें आपसे गिला रहता है। आप उनको बताइए, कासिम और सुलेमान को, कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उनके लिए बड़ी जगह हाजिर है। नथिया गली जो है वहां पे उनकी हुकूमत है, वहां जाएं, रहें, घूमे फिरे। ये मुल्क है उनका। आप अगर आप मुझे इजाजत दें तो फैसल साहब की खिदमत में चला जाऊं मैं। एक बात सुन लीजिए। उनको ये मशवरा जरूर दें कि ये लोग आपको रेड लाइन और रेड जोन वाली बातें करेंगे। रेड जोन में कभी मत आए, पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस ना करें, लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट ना करें। आपको कुछ नहीं कोई कहेगा। चलिए, आप जिस तरह उनके बच्चे हैं आप हमारे बच्चे। बहुत अच्छी बात ये देखिए, सहाफ़ी का काम होता है सवाल उठाना। हुकूमतें कभी सहाफ़ियों से मुतमिन नहीं हुआ करती। इख्तियार वली साहब, हम ये देख चुके हैं। जब आपकी क़यादत जेल में थी हम उनसे मिला करते थे, हम उनका बयान
कोट किया करते थे, उसके ऊपर बात किया करते, क्योंकि वो जद पर थे। तो यही सूरत हाल अगर पीटीआई की है, अपोजिशन में, तो हम उनकी बात भी करेंगे। तो ये जामी साहब के लिए जामी है, ये आपको तसल्ली रखनी चाहिए। फैसल चौधरी साहब भी शायद इसकी गवाही दे दें। फैसल साहब, मेरे ते भी इल्जाम तुसीं लवाता है कि तुहाडे नाल मैं नरम है गाते उन्हां नाल सवाल पूछना, लेकिन वो कह रहे हैं जी रेड लाइन है, और अगर वो आएंगे खुशामदीद कहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कोई हरकत की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये क्या आपने सर प्रोग्राम एंकर को फंसा दिया मुझे आज? जामी साहब, सबसे पहले बात यह है कि इख्तियार वली का जो बयान है ये खुशाइन बयान है, और राना सनाउल्लाह ने जो बात की है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात की है। राना सनाउल्लाह ने साबित किया है कि वो अभी भी स्कूल में पढ़ने वाले खलंडरे बच्चे हैं जो समझते हैं कि वो हाई स्कूल में बदमाशी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। बच्चे हैं, आएंगे, अपने वालिद से मिलेंगे। आप जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि भाई अभी तो वो आए भी नहीं, तो आपको घबराहट पाएगी, आपको कलांच पड़ेंगे। अच्छा। आप आएंगे, वो उनको गिरफ्तार करके, अगर वो जिस मुल्क में पले बड़े हैं, जिस मालदा ने उनकी तरबियत की है, वो आपसे ज्यादा कानून पसंद लोग हैं। अच्छा। और उन्होंने कभी कोई कानून नहीं वायलेट किया है। वो अगर वो आते हैं अपने, और इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो उनका फकीरुल मिसाल इस्तकबाल होगा। हजारों नहीं, लाखों लोग उनको वेलकम कहेंगे। वो इमरान खान के साथ जाते हैं, ठीक है, और अपने वालिद की रिहाई के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है जब तमाम नाकाम हो गए हैं। ठीक। तो उस नाकामी के बाद जो है वो आके उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपने वालिद की रिहाई के लिए बात करेंगे। अगर कोई आता है उनको वेलकम करना चाहिए। जैसे वो खैबर पख्तूनख्वा क्यों रहे, बनी काला उनका घर है, जमान पाक उनका घर है, जहाँ पे वो दिल करे वो रहे। बिल्कुल ठीक। आपको तो चाहिए बिल्कुल कि आप उनको ना सिर्फ वेलकम करें बल्कि उनकी लेकिन फैसल साहब ठहरिए, ये तो आपका एक जवाब आ गया ना। इख्तियार वली साहब ने अपने इस तबसरे में आपकी पार्टी के ऊपर ये सवाल भी उठाया कि आप तो वो लोग हैं जो मौरूसियत के खिलाफ थे, और हलफनामे जो आपके पुराने हैं वो इससे ताबीर शुदा हैं। तो अब क्या ज़रूरत ऐसी पेश आई कि ना सिर्फ हलीमा बीबी मंजर आम पर हैं, लीड कर रही हैं, बल्कि साहबजादे भी आप बुला रहे हैं। तो ये इनका एतराज़ है आपके उसूली मौक़िफ़ का जो खान साहब का था। देखिए, एक तो हलीमा या सलमान या कासिम जो है वो कोई पार्टी अहदा लेने नहीं, पार्टी अहदेदार नहीं है, वो फैमिली हैं। एक तो मौरूसियत की जो इनको प्रॉब्लम है वो हमें नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो लीडरशिप है हमारे इनकम्बेंट, ज़ाहिर इनका भी फेलियर है ना। 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, पूरा ओपन ग्राउंड मिला है, ये अपना आप एस्टैब्लिश ही नहीं कर सके। तो जाहिर है किसी ने तो वो गैप फिल करना होता है। जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, खाली जगहों पे लोग आते हैं, उनके साथ भी लोग वर्कर्स कनेक्ट करते हैं, वो बहन है, और बेटों के साथ तो बिल्कुल कनेक्ट करते हैं। वो तो नॉन कंट्रोवर्शियल है। मैं आता हूं आपके पास दोबारा, कुछ अमली पहलू भी है, और जाहिर है। ठीक, मैं आपके पास दोबारा। तो इख्तियार साहब, ये उनका आपने जवाब सुना, लेकिन बात ये कि राना साहब ये भी कह रहे थे कि ये लोग हैं और ये कल्ट है और उन्हें कोई फिक्र नहीं है। हुकूमत ये समझती है कि बज़ाहिर बड़ी तगड़ी है, मजबूत है, और पीटीआई को उन्होंने कल्ट का और चंद एक लोग का। तो अगर ये चंद एक लोग हैं तो फिर परेशानी काहे की है? मैं ये नहीं समझ पा रहा। परेशानी और कुछ नहीं है जामी, हमें पता है कि अब इन तेलों में कोई तेल शेल तो बाकी बचा नहीं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर काहे की परेशानी? ये इनमें सुन लेना, एक तो आपको एक आपका होता है जो सवाल होता है, फिर उसके बाद जो रैपिडली आप छोड़ते हैं ये 3-4 सप्लीमेंट। मैं चुप जी। आप इसका मतलब ये होता है कि आप बोलने नहीं देते। मैं चुप सरकार जी, बिस्मिल्लाह। ये बात है ना। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट जो थी ना, वो ये घबराहट में तो इसको कभी भी नहीं। मैं वजीर आजम की टीम का मेंबर हूँ, ठीक। हमारे मैं आपको एक बात ये बड़ी ऑनेस्टली बताता हूँ, इससे पहले नवाज शरीफ ने प्रूफ किया था कि वो कितने मजबूत असाब के लीडर हैं, ठीक। 126 दिन जब ये यहाँ पे बैठे हुए थे ना डी चौक में, ये कब्रें खोद के बैठे थे। याद करें जरा, वो ज्यादा पुरानी बात नहीं, वो आपको याद होगी। और ये कफन पहन कर बैठे थे। अब जो इधर बैठा हुआ है शहबाज शरीफ, यकीन करें वो नवाज शरीफ का लेटेस्ट बड़ा अपडेटेड वर्जन है। उसके नर्व्स वो इतने मजबूत नर्व्स हैं, आप 226 दिन का धरना दे दे, वो आप उनको ब्लैकमेल करके कोई बात नहीं मनवा सकते, ठीक। आप उन पे प्रेशर डाल के कोई बात नहीं मनवा सकते, ठीक। आप उनके साथ बैठकर बातचीत में उनको कायल कर सकते हैं, वो आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं।
जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है उसका इशारा सिर्फ यही है कि शरारतों से बाज आ जाएं, बच्चों को सियासत में इन्वॉल्व ना करें। अगर आज फैसल चौधरी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनका क्या कसूर है या अलीमा खान तो कोई ओहदेदार नहीं है, तो जामी साहब आपको इनसे सवाल करना चाहिए था कि मरियम नवाज कौन सी ओहदेदार थी, उसके पास मुस्लिम लीग नून का कौन सा ओहदा था, उसके पास नवाज शरीफ की हुकूमत का कौन सा ओहदा था। बताएं जी चौधरी साहब। उसका ओहदा जो था वो सिर्फ यही था कि वो सिर्फ और सिर्फ वो नवाज शरीफ की बेटी थी, वो शहबाज शरीफ की भतीजी थी, वो शरीफ खानदान की शहजादी थी। ठीक, आपने उसको भी बख्शा नहीं, आपने उसको भी जेल में डाल दिया। तो अपने करतूत आपके अच्छे हैं नहीं। बेहतर ये है, देखे बात अगर आगे बढ़ने की है हालात से, तो आपने जुल्म किया है उस पर आप माफी मांग ले, कौम से माफी मांग ले कि ज्यादती हुई है, या आपने खुद किया या आपसे बाजवा ने कराया या साकिब निसार ने करवाया, तो बात आगे बढ़ सकती है। पॉलिटिकल डायलॉग पे बात करें, आप सोशल रिफॉर्म्स पे आ जाए, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आ जाए, नए कवानीन लाए, आप अमेंडमेंट्स लाए, जमहूरियत की बात करें, लोगों चौधरी साहब ये आपके करतूत अच्छे नहीं है, आपने बाजवा साहब या साकिब साहब के कहने पे जो कुछ किया उस पर माफी मांगे, ये मुतालबा कर रहे हैं इख्तियार साहब आपसे। इख्तियार साहब 8 फरवरी पे माफी मांग रहे हैं, 9 मई में जाली मुकदमात कायम करने पे पीटीआई के 35,000 मांगे, 2018 पे माफी मांगे। तो फिर अगर माफी मांगनी है तो फिर सारे मांगे। फिर पीपल्स पार्टी के साथ जो इन्होंने किया, पीपल्स पार्टी ने जो मुल्क के साथ किया, जो इमरान खान के साथ इन्होंने किया है, उनकी फैमिली के साथ, उनके कारकुनान के साथ, उनकी फैमिलियों के साथ, हमारे रहनुमाओं के साथ, हम उनकी फैमिलीज के साथ, तो फिर उनसे भी माफी मांगे। लेकिन अगर माफिया मांगनी है तो फिर माफिया तो बहुत सारे लोगों को मांगनी पड़ेंगी। ये बात ठीक। शुरुआत तो करें ना, जो इदारे हैं, तारीख के बड़े जालिम आप हैं, वो भी माफी मांगे। आप वो कह रहे हैं तारीख के सबसे बड़े जालिम आप हैं पीटीआई वाले फैसल साहब। नहीं, साथ में मैंने ये भी बोला, मैंने कहा शुरुआत तो करें ना, पहली माफी तो मांगे। जाएगा तो कहाँ पे जाएगा? और जब तो किसकी हुकूमत थी? उसमें शायद खान साहब वज़ीर आज़म थे। पनामा कोई अपना बनीगाना में बना था, इंटरनेशनल जो कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट हैं, उनकी वो स्टोरी थी, और उस स्टोरी के ऊपर वो तो क्या नवाज शरीफ पनामा पे डिस्क्वालीफाई हुए थे? जामी बोले ना आप। नहीं, आप पूछ लीजिए, आप इसलिए बैठे हैं जनाब, मैं आपका तर्जुमान थोड़ी हूँ किबला, मैं आपका तर्जुमान नहीं हूँ ना उनका तर्जुमान हूँ। आप इसीलिए बैठे हुए हैं कि आपने उनको जवाब देना है। नहीं, मेरा सवाल मुझे इस आपसे करने देना, मैंने तर्जुमानी थोड़ी करनी है, मैंने आपको भरपूर मौका दिया है। तो इख्तियार वली साहब को प्रोग्राम पे मेरे इख्तियार भी रहने दे। मुझे ये बताइए जी, आपको सुन रहे हैं, जो था वो पनामा पे डिस्क्वालीफाई हुए थे? नहीं, अब नवाज शरीफ को पनामा में डिस्क्वालीफाई किया गया था। कह रहे हैं कि मैं फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करूंगा, तो मैं तो नहीं करने दूंगा। गुजारिश है कि आप बात जरा तअम्मुल से सुने। आपने जामी साहब पे भी इल्जाम लगा दिया कि वो भी जानबदार हैं। मतलब जो तो को सवाल कोई नहीं लगाया, मतलब पूरा मेरा ख्याल है उनके साथ है अच्छा पॉलिटिकल वर्क। अच्छा, वो इख्तियार वली साहब ने बड़ा अहम सवाल उठाया है कि नवाज शरीफ साहब क्या पनामा पे डिस्क्वालीफाई हुए हैं? जी, पनामा में सजा हुई थी। एवनफील्ड के रसीदें आज तक आप नहीं लेके आए। एवनफील्ड के रसीदें तो लाए ना पहले। अच्छा, दूसरा वो नुक्ता उठा रहे हैं कि अगर माफिया मांगनी है तो आप आगाज तो करें ना माफी मांगने का, फिर बाकी मांग लेंगे। नहीं तो फिर माफिया तो शुरू करो ना। फिर जो सबसे पहले आपने बाजवा और फैज के साथ मिलके रजीम चेंज किया, जिसकी गवाही पीडीएम के, इनके अभी भी पीडीएम के सदर ने मौलाना फजल रहमान ने दिए, तो वहां से शुरू करें आप। फिर जो इलेक्शन 24 का जो लेटेस्ट इवेंट है उनसे माफी मांगनी है आपने। इद्दत केस में माफी मांगे। तो चले ये तो चौधरी साहब झूठे केस बनाए। चौधरी साहब ये तो जारी बात आप दोनों का आर्गुमेंट है। अगर आपने माफिया मंगवानी है तो फिर माफिया तो बड़ी है। ठीक है, वो तो एक लंबा सिलसिला ना, तारीख सारी भरी पड़ी है। लेकिन एक बुनियादी बात मुझे करने दे आज के मौजूद से जुड़ी हुई। ये इसका मतलब है जो आपकी जेल बैठी क़यादत ने तजवीज़ दी थी कि सियासतदानों से मुज़ाकरात किए जाएं, एस्टेब्लिशमेंट से किए जाएं, बड़ी आम स्टेटमेंट थी और आप तब मेरे प्रोग्राम में भी आपने उसकी तायीद की थी। ये जो खान साहब के ट्वीट और अलीमा बीबी की स्टेटमेंट आई, उससे मतलब ये हुआ कि वो तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है, मुज़ाकरात की ऑप्शन खत्म कर दी गई है पीटीआई की जानिब से। एग्जैक्टली नहीं, मेरा ख्याल है, ये मेरा एनालिसिस है, वो ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि बिल्कुल बात तो यही होनी है, लेकिन पहले दबाव होना चाहिए। अच्छा, दबाव के तहत जो ठीक मुज़ाकरात होंगे वो इफेक्टिव होंगे। मेरा शाह महमूद कुरैशी साहब का ये ख्याल है कि मुज़ाकरात वो सियासतदान है और इमरान खान साहब जरा इनकलाबी ज़हन के बंदे हैं। तो ये वो एक जिसे आप समझते हैं ना कि एक स्ट्रेट
स्ट्रेटजी का डिफरेंस है। बाकी होने तो आखिर में मुज़ाकरात, इमरान खान साहब की स्टेटेड पोजीशन है कि पीटीआई जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने मुज़ाकरात ही करने होते हैं। तो अगर मज़ामत होगी, वो अगर कोई बात होती है तो उसके बाद भी मुज़ाकरात ही होने। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैंने इख्तियार साहब के पास भी जाना है। आपने कहा है पॉलिटिकल पार्टी को एट द एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात ही करने होते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और डिस्कशन और डिबेट का जो हिस्सा है वो हमेशा से ये रही है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ने मुज़ाकरात ही एट द एंड करने होते हैं तो वो पॉलिटिशियन से होते हैं, सियासी जमातों से होते हैं। लेकिन अनलाइक दैट, आपकी जिस जमात की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं, मुख्तदरा से मुज़ाकरात। बहरहाल एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आते हैं सबसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये पीटीआई की एहतजाजी तहरीक कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद उसे लीड करने की बात डिस्कस हो रही है। नून लीग का मौके पे जान रहे हैं आप, और साथ फैसल फरीद चौधरी साहब पीटीआई को मौके पे दे रहे हैं। इख्तियार वली साहब, ये तो बात होती रहेगी, लेकिन ये आज जो वजारत दाखिला की कायमा कमेटी है वहाँ नबील गबोर साहब आपको धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं अगर हमारी 70 नशिस्तें हम 140 कर सकते हैं, अगर हमने पीटीआई की हुकूमत गिराई थी तो आपकी भी गिरा सकते हैं। आपके तो अपने जो आइनी इत्तेहादी हैं वो आपको धमकियाँ देते फिर रहे हैं। क्या अनबन होगी? सर, मुझे किसी अनबन का तो नहीं पता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हुकूमत जो है वो इत्तेहादी हुकूमत है, और इत्तेहादी हुकूमत हमेशा एक दूसरे के बलबूते पर ही खड़ी रहती है। और नबील गबोर साहब जो है उनकी बात एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो सकती है, लेकिन 70 नशिस्तों की तड़ी देना मेरे ख्याल में उनकी इंडिविजुअल से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये बात तो तब बात होगी जब ये बिलावल साहब करेंगे या आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो अलायंस है, इसमें इख्तियार वली उसको नहीं तोड़ सकता। मैं उसको जोड़ भी नहीं सकता। मैं उसको जोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ, तोड़ में नहीं सकता, बिकॉज ये इत्तेहाद बड़े लीडरों ने बनाया है। जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो हमारे रहबर हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ये उनका बनाया हुआ इत्तेहाद है। इसको कोई इंडिविजुअल जो है वो अपनी ज़ाती मामलात पे या अपनी ज़ाती राय पे ना उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये वैसे ही गॉसिप ऑफ तो इस्लामाबाद आप इसको कह सकते हैं। इससे ज़्यादा इसकी कोई ना अहमियत है ना कोई वक़्त है। बिल्कुल ठीक। फैसल चौधरी साहब, बिलफर्ज अब सलमान और कासिम साहब आते हैं और वो लीड करते हैं, तो नतीजा 26 नवंबर से कैसे मुख्तलिफ होगा? फिर कहीं अली अमीन गंडापुर, क्योंकि उनके हमनवा तो वही आपकी क़यादत होगी जो 26 नवंबर को थी, चाहे वो अलीमा बीबी हूँ या दीगर पार्टी अहदेदारान हूँ, वही दस्तयाब लोग ही होंगे ना उनके हमरा। तो फिर पता चले कि वो 11 ज़िले क्रॉस करके कहीं और जा पहुंचे हैं, नतीजा कैसे मुख्तलिफ होगा? देखिए जामी साहब, अभी तक तहरीक के खतोखाल जो है वो सामने नहीं आए हैं। सलमान राजा और उमर यूब के जिम्मे ये बात लगी थी, और अशूरा के फौरन बाद उन्होंने एक मुहिम जो है या एक जो इसका तरीक़ाकार है वो वज़ा करना था। बाकी बातें तो ज़ाहिर है उसके बाद भी की जा सकती हैं, या एनालिसिस किया जा सकता है, या कोई उसकी बारे में कोई ऐसी खबर दी जा सकती है जब कोई बात हो। अभी तक तो जो मेरी इत्तला है कि ऊपर वाला केडर लोअर केडर के से तजावीज़ मांग रहा है, और लोअर केडर कह रहा है कि आपके जिम्मे लगी हुई, आप हमें लामत दें और हम उस पर अमल दरामद करेंगे। तो अभी तक तो जो पीटीआई की जो ऊपर वाली लीडरशिप डिसरे में है, यानी उनकी डायरेक्शन लेस है। तो अब ये चीजें भी आई थिंक अलीमा बीबी को खुद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन दिनों में तो तेल जो है वो कोई नहीं है। तो यही वजह है कि अलीमा बीबी ने अभी और खान साहब ने भी ट्वीट में कहा कि जो लोग इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकते वो अलग हो जाएं। ये किन की जानिब इशारा था? ये लीडरशिप और जो उनके टिकट मुंतखब होके आए हैं, जो पे नहीं आते हैं, जो 26 नवंबर को भी नहीं आए, जो वीडियो ग्रुप है, जो वीडियो गेम ग्रुप है, वो जो है ना उनको कहा गया ना। और वर्कर्स ने तो कुर्बानियां भी दी हैं, मारे भी खाई हैं, शहादतें भी दी हैं। वर्कर्स को तो डेफिनेटली नहीं ना कहा गया। इमरान खान साहब ने यही कहा है, क्योंकि अक्सर लोग जो यहाँ पे भी बाहर निकल के आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंदर तो वो भी जो है वो उनकी काम पे टांगी हुई हैं, तो वो समझते हैं कि जी मामला है। हालांकि बहुत सारे मामला करने पड़ते हैं। देखिए ना जामी साहब, ना तो अभी तक आप वकीलों से मिले हैं, न किसानों से मिले हैं, न ताजरों से मिले हैं, मतलब क्या, ना कोई बार के विजिट है, ना आप मुझे बताइए कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है उनका काम नहीं है कि वो इस वक्त जो बार्स है, ये जो आपके प्रेस क्लब है या सहाफती तंजीमें, इनसे मुलाकातें शुरू करें अक्रॉस पाकिस्तान। और इसी तरह जो इनके वकला रहनुमा है, ILF के जो लोग हैं, वो वकीलों से मिले जाके, किसानों से मिले, तंजीमी अहदेदार तो लगे ही रहते हैं। हर टिकट होल्डर अपने अपने जिले में लोगों से मिले को मिला।
बिल्कुल ठीक। इसलिए ये देखे ना, ये जो अभी बच्चों को इसी ट्रबल में भी इनके भी जिम्मेदार ये लोग हैं कि वो आएंगे, उनको तकलीफ भी होगी, जाहिर है। वो इमरान तो खान साहब को इख्तियार साहब ये तो खैर इंटरनल इख्तियार साहब इंटरनल मामला था जिसपे फैसल साहब राय दे रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी एक स्टेटेड पोजीशन, अनलाइक जो पीटीआई की लीडरशिप वहां दस्तयाब है, उनकी एक अपनी पोजीशन है जो वो बयान कर रहे हैं। इस सब के बावजूद ये जो मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दबाव बढ़ाना है हुकूमत के ऊपर, और खान साहब ने लिखा हुआ कि अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो क्या इस उभरती तहरीक का जो लाहेअमल है, जो ऐलानात हो रहे हैं, उसका दबाव आप ले रहे हैं? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं जामी। आपको पता है कि हम दबाव लेने वाले लोग, यार हमारी कोई पहली बार हुकूमत आई है, ठीक, ये हमारी 5वीं हुकूमत है, और हमें पता है हमने मार्शल लॉ को फेस किया है, हमने परवेज मुशर्रफ को सिर्फ फेस नहीं किया, हमने कन्फ्रंट किया है। फिर वो लास्ट टाइम की तरह 26 नवंबर को लाइटें बंद करके फिर वो भगाना है लोगों को, फिर एक बार फिर चले, अगर आप कहते हैं तो दिन की रोशनी में वो कर लेंगे, लेकिन अगर ये इन्होंने कोई शरारत की तो हमें कोई शौक नहीं है। अगर इनको ये वही बात ना कि कुछ ये फिर ये वो शेर पढ़ते रहते हैं कि कुछ शहर दी लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरण दा शौक भी सी। फिर ये शेर ये पढ़ते हैं, तुम मार खाओ या भाग के जाओ, हमें तुमसे प्यार है। तो ये काम ये करते रहते हैं, ना ही करे तो बेहतर है। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि या आपका ये टारगेट है कि कोई प्रेशर बिल्डअप करेंगे, यकीन करें दूर दूर तक नहीं, बल्कि दिल्ली से भी उस पार इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप वो प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। और हुकूमत, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चिल बैठी हुई है, लेकिन अगर इनके बारे में कहें ना तो ये हमारी फिक्रों में नहीं है। हमें फिक्र है इस वक्त, हमने जो गोल सेट किया हुआ है इकोनॉमी को रिस्ट्रेंथन करने का, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली अपने जो कुर्ब जवार में हमारे मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, लोगों के लिए रोजगार ढूंढने के लिए, किसी तरीके से बिजली के रेट कम हो, किसी तरीके से गैस सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, जिंदगी आसान हो, हम इन कामों में बिजी हैं। ये हमारा इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर आएंगे ना, अच्छा मैं फिर भी कहता हूँ, जी, जमहूरी मुल्क है, आप आइए, अच्छा, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स एक्सरसाइज करें, जलसा करें, पाकिस्तान में जमहूरियत को तकवीयत देने के लिए अपनी हरकत करें, उससे बरकत पड़ेगी। लेकिन ये कभी भी ना सोचें कि आपके किसी जलसे से या कोई कैदी छूट जाएगा या कोई हुकूमत जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। नो, नेवर। इसका 0.00001% भी कोई चांस नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं, अगर अली अमीन की हुकूमत की इनको सपोर्ट ना हो, यकीन करें कि इनके पास 5-6 लोगों का जलसा करने की इस्तात नहीं है। इख्तियार वली साहब, वो अली अमीन साहब की जो सपोर्ट है, उनको आपकी सपोर्ट भी तो है या नहीं? बिल्कुल सपोर्ट है जी, अली अमीन हमारा लीडर है, ज़रियाला हमारा। नहीं, मैं इख्तियार साहब को इख्तियार साहब से मैं पूछ रहा हूं कि अली अमीन को आपकी भी कोई सपोर्ट है या नहीं है कि वो कायम और दायम है? इख्तियार वली साहब, नहीं, या आप ये सवाल इस तरह से पूछें कि जिनकी आपको सपोर्ट है, अली अमीन को भी सपोर्ट है। हमारी सपोर्ट उसको ये हासिल है कि हम उसकी हुकूमत नहीं गिरा रहे, हम उसको अभी तक हमने जो पैसे हैं, फंड्स पे फंड्स दिए जा रहे हैं। हालांकि उनसे हमने पूछा कि भाई पैसे आपको दिए जा रहे हैं, लगा कहाँ रहे हो, कोई कुछ तो हिसाब बताओ, कुछ तो बताओ, कहीं कागज ही ला दो। चले फैसल साहब, बात उनसे हमारी चल रही है। जिस दिन उनकी फैसल साहब ने आपकी खिदमत में छोटा सा सवाल भेजा, छोटा सा, कि जिन लोगों की जिस वजह से जो सपोर्ट आपको है, वो क्या अली अमीन को भी है या नहीं? ये सर से बात यह है कि इख्तियार भाई और राना सलाउल्लाह तो चीखें निकल गई है लड़कों की आने का सुन के। देखिए, ये कहते हैं प्रेशर नहीं लेते हो भाईजान, तुसी प्रेशर नहीं, तुम्हारी कमर टांगे आपकी कांप रही हैं, थर आप कांप रहे हैं। वो शेर के बच्चे आ रहे हैं, अभी ऐलान हुआ है तो आपने कहा जी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुसी भी ऐसे हो वैसे भी ऐसे करके देख लेना। चलिए, वो कह रहे हैं हमें फिक्र नहीं है। मैं फैसल साहब आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। इख्तियार साहब ने क्या हमें फिक्र नहीं, वो कह रहे हैं हमें फिक्र नहीं। चले, आप आते हैं, लड़के आने तो देना। वो कह रहे हैं इख्तियार साहब ने तो ऑन एयर कह दिया खुशामदीद करेंगे, आप भी बेफिक्र हो जाए ना। वो कह रहे हैं आए जी बिस्मिल्लाह पूरा।
ओ गाल सुनो, फैसलाबाद ने दसो कि इन्नी बदमाशी नहीं चलन देंगे असि। अच्छा चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल फरीद चौधरी साहब। जनाब इख्तियार वली साहब आप प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कराची रुख करेंगे, जहाँ मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में एक बड़ी अफसोसनाक खबर शेयर की। अदाकारा हुमैरा असगर, ये क्या हो रहा है हमारे शोबिज़ सितारों के साथ, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अदाकारा हुमैरा असगर रोशनियों के शहर में जा बसी लाहौर से, और फिर पुरस्रार तरीके से ये चल बसी। शोबिज़ का ये सितारा जो जल बुझा, इससे पहले आपने नामवर अदाकारा, सीनियर अदाकारा मोहतरमा आयशा खान, वो भी 77 बरस की उम्र में ऐसे ही एक फ्लैट में, अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई। कई दिन तक आसपास इल्म नहीं था। कुछ ऐसी ही सूरत हाल हुमैरा असगर साथ भी पेश आई है। कई दिन, कई हफ्ते गुजर गए, किसी को अता पता नहीं था। किराए का मसला था, पुलिस जब पहुंची तो फिर इल्म हुआ। तो ये हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री में हो क्या रहा है? इतनी डिप्रेसिंग न्यूज़ क्यों आ रही है? शोबिज़ स्टार्स के साथ क्या इशूज़ हैं? ये बात करने के लिए आज हमने रब्ता किया है बुराक शबीर से। ड्रामा क्रिटिक भी हैं, लाइफस्टाइल रिपोर्टर हैं, शोबिज़ के मामलात पे गहरी नज़र रखती हैं। बुराक, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। ये हुमैरा असगर के साथ क्या हुआ, कैसे ये खबर बाहर आई, और शोबिज़ के अंदर इस तरह के वाक़यात, अब ये पहला नहीं दूसरा वाक़या पेश आया, हुआ क्या है? Thank you so much for having me. जी, आप हुमैरा का कल रात से हम बिल्कुल कि जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी डिफेंस फेज 6 कराची में, वहाँ से जो है उनकी बॉडी जो है मिली है, जो उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि वो काफी दिनों से शायद उसी हालत में वहाँ थी। ठीक। तो कहीं कहीं ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो ऐसा लग रहा है कि इट्स हर, बट अब आई थिंक वो है कि वो उन्हीं का अपार्टमेंट था और 1 साल से उन्होंने रेंट पे नहीं किया था। तो शायद अपार्टमेंट पे पुलिस के साथ जब पहुंचा गया मालिक मकान अपेरेंटली, तो फिर वो देखा कि ऑल्दो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो वीडियो काफी सर्कुलेट हो रही है जो कि मुझे लगता है कि बहुत इनसेंसिटिव था कि वो वीडियो रिकॉर्ड करके इस तरह मतलब अपने सोर्सेज के लिए, अपने एविडेंसेस के लिए पुलिस रख सकता था, लेकिन आई थिंक उसको रिलीज करना वाज वेरी वेरी इनसेंसिटिव। तो खैर ये मामलात हैं, अभी उस तरह से कॉज ऑफ डेथ या कोई भी चीज ऐसी सामने नहीं आई है। ऐसा है कि वो क्योंकि अकेले रहती थी और बहुत अरसे से, बहुत दिनों से किसी से कोई राब्ता नहीं था उनका, इसलिए किसी को उनके बारे में कोई अपडेट नहीं थी। और अभी एग्जैक्ट दिन तो नहीं क्लेम कर सकते कि कितने दिन से बॉडी थी, लेकिन वही बात है कि जितने भी दिन थे, यकीनन किसी भी दोस्त का, फैमिली मेंबर का, किसी भी कॉलीग का राब्ता नहीं होगा, तभी किसी ने बॉदर नहीं किया कि उनके घर जाके चेक करते कि वो खैरियत से हैं या नहीं। तो बुराक, ये फैमिली मेंबर्स के बारे में रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने भी कोई रिसीव करने से इनकार किया है। रिपोर्ट तो यही सर्कुलेट कर रही है कि उनके भाई ने फिर उनके फादर से वो किया, तो फादर ने भी कहा कि हमारा जो है वो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और जो भी करना है करें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। तो लाहौर में बेस्ड एक खातून, आई थिंक महर सेठी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने जो है वो छिपा से वो क्लेम करने का कहा है और वो उनका कल जो है फ्यूनरल करने का इरादा रखती हैं। एज अ पब्लिक सर्विस उनका था कि एक डिग्निटी से एक चीज को, ऑब्वियसली उसके जो लास्ट राइट्स हैं, क्योंकि अगर फैमिली ने भी डिनाई कर दिया है तो फिर ऑब्वियसली समवन हैज टू। मैं कुछ उनके जो कॉलीग्स हैं या ओवरऑल जो शोबिस के लोग हैं, उनकी कुछ पोस्ट देख रहा था, एक यानी क्लैरिटी के साथ तो नहीं, बट एक अजम्पशन थी लोगों की, बिलखुसूस जो शोबिस से वाबस्ता हैं, कि प्रॉबेबली डिप्रेशन हो सकता है, तन्हाई हो सकती है, शोबिस में उस तरह से लक काम नहीं की, उस तरह से काम नहीं मिला, या शायद कोई ज़ाती मसाइल हूँ। ये कराची चूँकि हब है, ये क्या मामला होता है कि जब एक सितारा जो चमक रहा होता है और वो इस फेज में चला जाता है एलिजिडली? देखिए, हुमैरा को हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऑन एयर ड्रामों में एक्ट करते हुए तो बहुत ज़्यादा नहीं देखा है। रहे हैं उनके कुछ प्रोजेक्ट और बहुत कम रोल्स में। लव गुरु को लेके अभी जो ईद पर फिल्म आई है कि लव गुरु में वो देखी गई थी, तो लोगों को क्यों उनका अता पता नहीं था। बात यह है कि ये थोड़ी सी डीपर लेवल का वो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शोबिस की पर्सनालिटीज होने की वजह से लाइमलाइट में आ रही हैं, बट आई थिंक दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, एक जनरल ह्यूमैनिटी और आज के दौर में जो हो रहा है। बिल्कुल कि एक तरफ आपको लग रहा है कि ओ इस चकाचौंध में बहुत बेस्ट लाइफ कोई गुजार रहा है, सोशल मीडिया पे आपको कोई दिख रहा है, बहुत तैयार हुआ है, बहुत अच्छा शूट पे उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं, लेकिन वो अकेले रहते हैं और उनके साथ कितने इर्द गिर्द लोग हैं जो वो चेकअप उन पे कर रहे होते हैं, कितनों लोगों से वो राब्ते में है और कितने लोग बॉदर करते हैं कि भाई बड़े दिन हो गए, हमने पूछा नहीं खैरियत है या नहीं। ये आई थिंक एक 6-7 लाख लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे, बट किसी को अता पता नहीं, हमसायों को अता पता नहीं। स्टाइलिस्ट हैं दानिश मकसूद, जिन्होंने अभी जियो से बात करते हुए एक स्टोरी में कहा है कि
वो लास्ट अक्टूबर में उन्होंने कोई शूट साथ किया था तो उनका राब्ता हुआ था और सारी बातचीत हुई थी, और फिर उसके कुछ अरसे बाद तक व्हाट्सएप वगैरह से वो नहीं जब रिप्लाई कर रही थी तो उन्होंने शायद किसी एक दो प्लेटफॉर्म्स को बताया था, लेकिन किसी ने बॉदर नहीं किया। तो ये तो अलमिया है वैसे, जो कि बहुत अफसोसनाक है कि जो अदाकार इस वक्त साथ तस्वीर शेयर कर रहे हैं, या हम आप जैसे लोग भी अगर कभी उनसे मिलें और हम वो तस्वीर लगा दें। बिल्कुल ठीक बराक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्वाइट एन अनफॉर्चुनेट, अफसोस है। ख्याल रखने प्यारों का, अपने आसपास के लोगों का खबर रखें, ये वरना ऐसे अलमिये पेश आ सकते हैं। ये जो हुमैरा असगर हैं, इन्होंने जो अपना फेसबुक प्रोफाइल है इंडिविजुअल, इनके पेज की मैं बात नहीं कर रहा, वहाँ पे अगस्त सितंबर लास्ट ईयर 2024 में आखिरी पोस्ट लगाई थी, और उसके बाद पता चला कि वो किराया भी नहीं दे पा रही और कामकाज भी उस तरह से नहीं है, ज़ाती गाड़ी भी नहीं थी, ऊबर क्रीम सर्विस यूज़ करती। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ख्याल आता है कि शायद कोई मसला उन्हें था, और फिर कई दिन तक वो वहाँ पड़ी रही, किसी को इल्म नहीं। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।